नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की और बिहार विधानसभा चुनाव में खास मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय रंजन सर, जो कि शिक्षाविद हैं। काफ़ी समय से 10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। साथ ही इनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी मजबूत है और ख़ास बात यह है कि मधुबनी ज़िले से ही हैं। इसीलिए बहुत बहुत स्वागत है विजय सर आपका। जी जी नमस्कार सर। हम आज आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे मधुबनी ज़िले का, और मधुबनी ज़िले के जो 10 विधानसभा क्षेत्र में उसमें अभी वर्तमान राजनीतिक समीकरण क्या चल रहा है, जो साथ ही कोरोना काल भी है। कई समस्याएं लोगों के सामने है, बाढ़, सुखाड़, मधुबनी जिले की जो मुख्य समस्या है, इसको लेकर जो अभी राजनीतिक परिदृश्य क्या बन रहा है मधुबनी जिले का, पहले ये जानना चाहेंगे। अभिजीत, देखिए, पहले बात ये है कि जब आप किसी जिला विशेष के राजनीतिक परिदृश्य को देखना चाहेंगे तो उससे पहले आपको संपूर्ण राज्य के सिनेरियो पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और इससे पहले कि हम मधुबनी की बातें शुरू करें या मधुबनी जिला के विधानसभा क्षेत्रों पे बात करें, उससे पहले अगर संपूर्ण बिहार में देखा जाए अभी तो बड़ा ही घोर संकट सा समय है। एक तरफ कोरोना के नाम पे पिछले 6 महीना से पूरा बिहार को या पूरे देश को या पूरे विश्व के संदर्भ में पूरे बिहार को भी लॉकडाउन करके रखा गया है, और दूसरी तरफ आप चुनाव की रैलियों में हालत देखेंगे, स्पेशली आप तेरसी की सभाओं की भीड़, उससे बड़ा अच्छा ये फील होता है कि लोग बोलते हैं कि तेरसी की सभा में इतनी भीड़ है कि इस बार सत्ता पलट गई, जबकि ये इतना आसान नहीं है। कभी कभी चुनाव रिजल्ट के बाद लोगों को पता चलता है कि भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो सिनेरियो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी आप पिछले 2-3 दिनों में देखो अगर बिहार के चुनाव की हालात, तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं नीतीश जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े से बहकते से दिख रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब दिख रहे हैं, थोड़े से उठक बैठक के मोड में है। पता नहीं वो क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, और उसका पीछे रीज़न भी है चूँकि उनकी जुबान भी फिसल रही है कई सभाओं में। जुबान फिसलने का सीधा कारण है कि उनके साथ अगर बिल्कुल पॉलिटिकल विवेचना देखी जाए तो शायद सबको दिख रहा है, एक आम जनमानस जो भी थोड़ा सा सचेत है पॉलिटिकल सिनारियो को लेकर, उनको पता है कि संभवतः उसके साथ आने वाले समय में बीजेपी कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है, और जिसका असर बिहार के सभी क्षेत्रों पे भी पड़ेगा और मधुबनी पे भी पड़ेगा। तो बस ये तो मधुबनी की जहाँ तक बात करी तो बिहार की बात हो गई। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मधुबनी शहरी विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, तो अभी मधुबनी का सीन क्या है? मधुबनी में आप देखेंगे तो आरजेडी के सिटिंग एमएलए रहे हैं समीर महासेठ, और वो फिर से एक बार चुनावी मैदान में हैं बड़े मजबूती से। सामने में बीजेपी ने, पता नहीं लोगों ने बताया कि वो कुछ अंदर खाने सेटिंग वटिंग हुई, बीजेपी की वो सीट जो है वो मुकेश सहनी के नौछाप को गई, और वहाँ से बीजेपी के एक आप उसको कद्दावर सेनानी बोल सकते हो, आप उसके परमानेंट पिलर बोल सकते हो, जो हमेशा से रहे, वो चुनाव छाप लेके समीर महासेठ के सामने खड़े हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी ढेर सारी जनताओं से बात की, हमारी मीडिया टीम में हम लोग बहुत सारे लोगों ने जब सर्वे करके देखा तो वहाँ पे एक रामदेव महतो जो बीजेपी के ही पहले एमएलए रह चुके हैं कई दफ़े, और वो एक बड़ा एक तीसरा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। साथ में मधुबनी विधानसभा में अगर आप गौर से देखें तो लोजपा के टिकट पर एक युवा चेहरा अरविंद पूर्वे भी अपना ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है मेरे हिसाब से कि समीर महासेठ, भरसेज, सुमन या रामदेव का कोई एंगल क्रिएट होगा, और पता नहीं, बाकी तो जनता महान है और जनता के हाथ में होता है। और लास्ट मोमेंट में, कल तो आपको विधानसभा की पहले चरण की चुनाव होनी है, और लास्ट मोमेंट में कभी कभी जनता क्या होती है, आजकल जनता नेताओं से ज़्यादा होशियार हो गई है, तो वो लास्ट मोमेंट में अपना वोट का माइंडसेट अपने पूरे वर्ग के हिसाब से या पूरे सीन के हिसाब से डिसाइड करती है। तो फिलहाल मधुबनी का सिनेरियो यही है कि समीर वहाँ से आगे। आपने जिस तरह से कहा कि रामदेव महतो कुछ कर सकते हैं, तो जिस तरह से हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में भी आरजेडी से जो बागी उम्मीदवार थे नैयर आजम, वो भी चुनाव लड़े थे, इसी तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अच्छा खासा वोट नहीं मिल पाया, तो कुछ कर नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अमूमन जो पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, जनता किसी विशेष परिस्थिति, अगर किसी विशेष विधानसभा में कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो अमूमन वो 2 धाराओं से बाहर जाना नहीं चाहती है। उस हालात में सीधी टक्कर, अगर कोई ये बता रहा है ना कि वो आरजेडी का है, उसकी भारी भीड़ है, जनता एंटी इनकमसी फैक्टर का के रुझान के तरफ है, या जनता बहुत ही त्रस्त है, इतनी आसान नहीं है। सच्चाई ये है, ये हो भी सकती है कि आने वाले समय में रामदेव महतो, अरविंद पूर्वे तीसरा, चौथा, पाँचवा
कोई भी कोण जो हो वो किसी काम का ना हो और मुख्य लड़ाई दो कोण में रह जाए और जीतेगा कौन, ये बताना तो मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं। तो सीधी बात है कि आप जो कह रहे हो वो सही है, टक्कर हो सकता है इन दोनों में ही हो। तो अब हम बात करेंगे सर बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ जो अभी निवर्तमान विधायक हैं फैयाज अहमद, डॉक्टर फैयाज अहमद, वो आरजेडी से है, महागठबंधन से, और वर्तमान विधायक भी है। सामने में पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल उनके सामने में है, जो कि एनडीए से है। और सबसे बड़ी बात कि ये स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी भी बिस्फी से उम्मीदवार है। क्या कहेंगे? बिस्फी पे जाने से पहले हम एक बात बता दें कि जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी, और देखो पुष्पम प्रिया चौधरी का इंट्रोडक्शन कैसे आता है, आप सारे तमाम मीडिया हाउस में देखोगे तो सिंपली इंट्रोडक्शन उनका ऐसे आता है कि मार्च के महीने में अखबारों के पहले पन्ने पे पूरे बिहार में अपना विज्ञापन देने वाली मुख्यमंत्री की दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी। ये शायद ऐसा हुआ भी है उनके साथ, और लेकिन हमारा पर्सनली मानना ये था पिछले एक आध महीने में कि हो सकता है कि वो बहुत सारा इन्वेस्ट करने के बाद, बहुत सारा खर्च करने के बाद, या उनके पीछे कोई लॉबिंग हो, या वो जदयू बीजेपी कोई बी टीम सी टीम टाइप का जो चीज़ें राजनीति में होती है, जिसमें अमूमन पॉलिटिकल लोग क्या बोलते हैं, मीडिया के लोग चर्चा नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों चुप रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पुष्पम प्रिया चौधरी बिस्फी हो या बांकीपुर की चर्चा करना जरूरी नहीं है, वो शायद इस जुगाड़ में थी कि सैकड़ों लोगों को खड़ा करके मुख्यमंत्री कैंडिडेचर करते तो कम से कम एक सीट मेरा निकल जाए। किसी को चढ़ावा देके टिकट लेने से बेहतर है, और वो शायद अपने हिसाब से। दूसरी बात, आप उनके थ्योरीज को और थॉट को नकार नहीं सकते, लेकिन अभी वक्त लगेगा बिहार के लोगों को थ्योरीज और थॉट के आधार पे वोटिंग करने के लिए। अभी भी ये मेरा पर्सनली मानना है कि बिहार की जनता बड़े अजीब तरीके से भावनात्मक मुद्दों पे, भावनात्मक तरीके से धर्म, जाति, वर्ग, राष्ट्र, इसमें कहीं ना कहीं उलझ के थोड़ा बहुत ये पेच है। उस लिहाज से पुष्पम प्रिया चौधरी बुचौल और फैयाज अहमद के बीच में पिस के रह जाएंगी। मेरे विचार से उनके थ्रू कुछ भी होने जाने को वहाँ नहीं है। जो लड़ाई है वो हरिभूषण ठाकुर बुचौल, ऐसा नहीं है कि हरिभूषण ठाकुर बुचौल या फैयाज अहमद ने बहुत कुछ किया है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि बिस्फी में फैयाज सर ने कुछ भी नहीं किया है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि हरिभूषण ठाकुर बुचौल जो है वो कोई बहुत बढ़िया, वो सिर्फ वो बहुत बढ़िया वर्कर हो सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया एक ईमानदार, एक विजनरी पर्सनालिटी नहीं हो सकते। लेकिन बिस्फी की किस्मत में अगर वही लिखा है तो लिखा है। हो सकता है पुष्पम प्रिया चौधरी विजनरी हो, लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये मेरा आकलन है। सही आकलन। लगभग जैसा हमने भी क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से जाना, तो लगभग वही दिख रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में लड़ाई फंसी हुई है। वहाँ पुष्पम प्रिया चौधरी त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा करने में सफल नहीं हो पाएगी। अब सर बात करते हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की। तो बेनीपट्टी विधानसभा में बेनीपट्टी के ही पूर्व विधायक जो वर्तमान में एमएलसी हैं विनोद नारायण झा, साथ ही मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, और वहीं जो निवर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से भावना झा, वो भी कैंडिडेट हैं। साथ ही यहाँ कई मुकाबले सामने देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों तो उम्मीदवार हैं ही, साथ ही वहाँ राजेश यादव जो हैं उनका भी एक अच्छा वोट बैंक रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं राजेश यादव, तो उनका भी अपना बेस वोट है। साथ ही नीरज झा भी जदयू के उपाध्यक्ष हैं और कद्दावर नेता रहे हैं, वो भी वहाँ पर जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, तो उनका भी वोट बैंक है, बेस वोट है उनका। तो ऐसे में आप क्या सीन देखते हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, जबकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता है वहाँ पर, और तीन कैंडिडेट भी सामने, जो कद्दावर 3 कैंडिडेट हैं वो भी ब्राह्मण। देखिए, मेरा शुरू से मानना रहा है कि अभी भी बिहार की जनता जो है वो ईमानदार कैंडिडेट, एक स्वच्छ छवि, नए कैंडिडेट्स, उस गियर में नहीं जा पाई। अगर हर जिला में कोई एक आध सीट पे ऐसी कोई करामात हो जाए कि कोई अच्छे कैंडिडेट्स का हो गया, तो यहाँ पे भी जो अभी हालात हैं, मुख्य लड़ाई भावना झा से लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे लोग उनको फेसबुकिया नेता बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सेल्फी क्वीन बोलते हैं, पता नहीं। लेकिन अभी जनता ने, पता नहीं, बिहार में पहली बार मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो वर्तमान विधायक होते हैं या वर्तमान सत्तासीन लोग होते हैं, उनके खिलाफ में गो बैक या वो, पता नहीं ये प्रायोजित है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो एक अलग जांच का विषय है। तो भावना झा के खिलाफ अगर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी 5 साल के दौरान नाम पे, तो विनोद नारायण झा के प्रति भी शायद उतनी ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करती है, क्योंकि उन्होंने भी शायद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सब लोग, ये जो बिहार और खासकर मधुबनी, कहीं ना कहीं ये जाति के खोल से बाहर न निकल पाना बिहार के नेताओं के लिए और उतना ही कष्टकारी है मधुबनी जिला की जनता के लिए भी। और उस लिहाज से अगर देखा जाए
तो राजेश यादव चूँकि पहले प्रमुख भी रह चुके हैं, एक दबंग छवि भी रखते हैं और एक मजबूत तीसरा कोण क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरा मानना है कि पता नहीं है किसी विधानसभा में तीसरा चौथा कोण कैंडिडेट काम करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उस टाइम में कि अल्टीमेटली रिजल्ट आपको क्या आता है। फाइनली जनता लास्ट मोमेंट में क्या डिसीजन लेती है। कहीं पे 3 नवंबर को चुनाव है और कई जगहों पे 7 नवंबर को चुनाव है। तो अमूमन चीज़ें आपको 31 तारीख तक की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप विनोद नारायण झा और भावना झा का ही मेन टक्कर मान सकते हैं। मेरे वजह से वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं सर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की। तो हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जो अभी वर्तमान विधायक हैं, हालांकि ये जीते थे रालोसपा के टिकट पे 2015 में, जब इनके पिताजी का देहांत हो गया था और वो शपथ ग्रहण भी नहीं ले पाए थे विधानसभा में। उनका देहांत हो गया तब हृदय गति रुकने से। उसके बाद फिर से वहाँ उपचुनाव हुआ था और रालोसपा ने फिर से टिकट सुधांशु शेखर को दिया था, बसंत कुशवाहा के पुत्र को। और उस समय रालोसपा एनडीए का हिस्सा थी। अभी वर्तमान में सुधांशु शेखर जो हैं वो रालोसपा से अलग हो गए हैं, जदयू में शामिल हो गए हैं और जदयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राम नरेश पांडे जो सीपीआई के, महागठबंधन में ये सीट सीपीआई के खाते में गई है और राम नरेश पांडे भी एक कद्दावर नेता हैं, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक काफ़ी बार रह चुके हैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से। ऐसे में क्या देखते हैं आप? हरलाखी की जहाँ तक बात है, सुधांशु शेखर एक तो दल बदला, दूसरी बात अभी आज हाल फिलहाल में आपने देखा होगा उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि वो पढ़ के भी स्क्रिप्टेड प्रॉम्प्टेड चीज़ों को भी जनता के सामने पेश करने में, अगर एक यंग आदमी, एक यंग लड़का, एक पढ़ा लिखा आदमी भले ही वो पहला चुनाव अपने फादर की मौत के सहानुभूति लहर पे जीत जाए और अगर वो आदमी अपने आप को इतना ग्रो नहीं कर सकता है, तो ये एक सोचनीय विषय है हरलाखी की जनता के लिए कि सुधांशु शेखर को दोबारा मौका क्यों दिया जाए। रही बात राम नरेश पांडे जी की, तो वो ऑलरेडी काफ़ी सशक्त और संघर्षशील रहे हैं और यहाँ पे आप देखो तो हरलाखी में मेरे हिसाब से राम नरेश पांडे जी का पलड़ा काफ़ी भारी है और वहाँ पे कोई तीसरा चौथा पाँचवा कोना शायद क्रिएट होने में भी दिक्कत दिख रही है। तो इसीलिए कोई वोट कटवा या कोई इस टाइप की कोई बात है नहीं, तो राम नरेश पांडे मूव ऑन करेंगे, आगे जाएंगे मेरे विचार से। अब बात करते हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र की। तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में भी जो वर्तमान विधायक हैं रामप्रीत पासवान, वो एनडीए से हैं और एनडीए के इस बार उम्मीदवार भी हैं बीजेपी के टिकट पे। और साथ ही जो पूर्व विधायक महागठबंधन से रहे थे राजद से, राम अवतार पासवान, वो भी चुनावी मैदान में हैं और दोनों के बीच खासी टक्कर देखने को मिल रही है। मैं अभी क्षेत्र में गया था, जब लोगों का मैंने पब्लिक ओपिनियन किया तो वही जो आपने पहले भी बताया कि जो ट्रेंड चला है, जो वर्तमान विधायक हैं लोग उनका विरोध कर रहे हैं ज़्यादातर जगहों पर। तो ऐसे में हमें रामप्रीत पासवान जी का भी विरोध लोगों के सामने दिखा। ऐसे में आप क्या देखते हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र? राजनगर में महागठबंधन आपका भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। एक तो दोनों ही कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, ये दोनों कैंडिडेट अमूमन विवाद रहित रहे हैं। रामप्रीत पासवान जी का भी अपना बढ़िया हो रहा है, लेकिन वही है कि उन्होंने 5 साल काम किया है और लोग जो हैं वो हर 5 साल का हिसाब मांगते हैं, हर बंदा। और ये एक अच्छी सीन क्रिएट हो रही है। देखो मैंने अभी बताया आपको कि वो कैसे हो रहा है, वो हुड़दंग या गो बैक या मुर्दाबाद या नारे लगाना या कैंडिडेट्स को लताड़ना या मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये इसके आड़ में जो एक अच्छी चीज़ क्रिएट हो रही है वो ये कि जनता अब आपको 5 साल 10 साल 15 साल आपको आपके क्षेत्र को बपौती समझने नहीं दे रही है। वो जनता सीधा हिसाब मांगती है कि आपको हमने 5 साल अगर वोट दिया या आप हमारा जीते या आप हमारे प्रतिनिधि बने तो आपने क्या क्या किया। अभी एक जगह का मैं कहीं सिसवार गांव का एक वीडियो देख रहा था लौखा विधानसभा का, उसमें लोगों ने पूछा कि मंत्री जी आप ये बताओ कि आपने 5 साल में 5 गो काम तो बताइए, 5 गो काम तो बताइए। और जब एक जनप्रतिनिधि 5 गो काम बताने में मुश्किल हो जाए तो उस लिहाज से नया कैंडिडेट को भी मौका मिल जाना चाहिए और नया कैंडिडेट से भी आप इसी तरीके से हिसाब मांगिए। 5 साल काफ़ी होते हैं विकास के लिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि बन के जनता की सेवा करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और जनता को धीरे धीरे इन चीज़ों में अगर वो विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं या किसी पुराने कैंडिडेट को गो बैक कर रहे हैं तो मेरे विचार से एक अच्छी साइन है बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए। भले ही मतलब आपका कहना ये कि बड़ी इसके पीछे जो भी कहानी हो, लेकिन जो भी हो वो जागरूकता आई है पब्लिक में। और जरूरी नहीं है कि चुनाव में आप हिसाब मांगो, आप ये हिसाब कभी भी मांग सकते हो। आपका जनप्रतिनिधि है, जरूरी नहीं कि चुनाव के टाइम में ही एक ये करके माहौल बनाया जाए। मतलब आप ये हिसाब आने वाले, जैसे आपका आज किसी को विधायक बनाया, सांसद बनाया, किसी को मंत्री बनाया, आप हर साल में मतलब एक ये कोरम होना चाहिए, एक डिबेट या एक होता है ना कि हर साल आप एक पत्र जारी करो,
जो जनप्रतिनिधि उनको पत्र जारी करना चाहिए कि मैंने इस 6 महीने में ये काम किया, इस साल भर में हमने ये काम किया, या हमने ये योजनाओं का शिलान्यास किया, या हम ये प्लानिंग लेके आ रहे हैं, या हमने ये स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया में लगे, या केंद्रीय विद्यालय। जो पूरे मधुबनी जिला के जितने तमाम जनप्रतिनिधि को देखोगे तो किन्हीं को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि शैक्षणिक संस्थाओं का कितना विकास हुआ, किन चीज़ों को खोला गया, किन चीज़ों को रखा गया और क्या किया गया। मतलब इन चीज़ों पर किसी की नज़र नहीं है। बच गई सरकारी योजनाएँ, जो सरकारी पैसे से सरकारी योजनाओं के नाम पर चूँकि उसकी कमाई का सिस्टम होता है तो उसमें सारे जनप्रतिनिधि लग जाते हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक। तो ये जो एक इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, हमारे विचार से यहाँ पे भी थोड़ा सा महागठबंधन को तरजीह मिलेगी जनता की तरफ से, मे भी पॉसिबल मिल सकता है। बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र को किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? क्योंकि बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा जो वहाँ के विधायक थे, साथ ही बिहार सरकार के मंत्री भी थे कपिल देव कामत जी, उनका देहांत हो गया। उसके बाद काफ़ी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। हालांकि जब वो थे इस दुनिया में तो लोगों का विरोध दिख रहा था कि उनके गांव में जल जमाव की स्थिति है, उनके गांव में सड़क नहीं है, ऐसी खबरें आ रही थी और हम इस खबर को दर्शकों को दिखा भी रहे थे। लेकिन उनके देहांत के बाद अब क्या परिदृश्य बनता है और क्या लगता है? बहुत ज़्यादा कपिल देव कामत जी के देहांत का या सहानुभूति, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले चुनाव में हरलाखी के संदर्भ में बात की, मेरे विचार से मीना कामत को उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट शायद संभवतः नहीं मिलने वाला है। बाबूबड़ी की जनता सजग भी है, लेकिन समस्या ये है मीना कामत जी के सामने में कि उनके सामने में जो कैंडिडेट हैं वो भी एक प्रकार से आप देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया नहीं है। हाँ, डाउन टू अर्थ है, ज़मीन के लोग हैं। उमाकांत यादव जो आरजेडी और महागठबंधन से सीट पे वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, वो आदमी वहाँ हैं, लेकिन और वहाँ पे एक तीसरा कोण भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एक राजनगर के एक समाजसेवी व्यापारी भी हैं, वो अमरनाथ प्रसाद हैं, जो लोजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो चूँकि नए हैं और उनके मंशा पे आप संदेह नहीं व्यक्त कर सकते। बट लड़ाई फिर से वही बात है कि मीना कामत वर्सेज उमाकांत यादव। मीना कामत को हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा सहानुभूति का कोई मसला नहीं है, उनको वो झेलना ही पड़ेगा कि कपिल कामत ने पिछले 5-10 सालों में क्या किया और क्या नहीं किया। उसका जवाब भी अब मीना कामत को ही देना पड़ेगा। वो ये सिर्फ ये बोल के शायद आगे नहीं जा पाएंगी। और मैं फिर बारंबार बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है कि लोग हिसाब मांगना शुरू किए हैं, लोग बात करना शुरू किए हैं, अगर इसको सिस्टमेटिकली मजबूत किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपने सर अभी बात किया एक लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद जी का, तो एक सवाल मेरा आपसे होगा कि जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है इस विधानसभा चुनाव में, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बोल रहे हैं कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी के भक्त हैं, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और ज़्यादातर जो उम्मीदवार भी उन्होंने उतारे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा में थे और भाजपा से रिजाइन करके हो या बिना रिजाइन किए वो आके उनसे टिकट लिया और वो चुनावी मैदान में है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये सही में ये बीजेपी की कोई रणनीति है या फिर कुछ और? अभिजीत जी, आपको मैंने शुरू में ही बताया कि जो वर्तमान बिहार का सीन है उसमें 2 मेन गठबंधन या 2 मेन धाराओं के अलावा बी सी डी टाइप की बहुत सारी टीमें हैं। जो हालात हैं कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट बिहार, सेम चीज़ अगर आप उस संदर्भ में देखें तो एक बंदा और खड़ा है जो अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हमदर्द कहलाता है और समय समय पर वो जनता के बीच में दिखा भी है। और आप लोगों ने हम लोगों ने अभी तक उनके किसी भी कैंडिडेट की किसी भी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में चर्चा शायद नहीं की है। पप्पू यादव की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मेरा मानना भी है और शायद जनता भी ऐसा ही मानती है। जब पिछली बार भी उन लोगों के हेलीकॉप्टर्स जब बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे तो लोगों को लगता था कि ये किसी का फंडेड है या किसी के पैसे से या किसी के इशारे पे काम किया जा रहा है या उनकी क्षणिक या उनका अपना मनसा पूरा नहीं हुआ तो वो कैंडिडेट लेके मार्केट में है, उनकी विजन है, हो सकता है वो लोगों के साथ खराब दिख रहे होंगे। तो मेरे विचार से ये जो लोजपा का जो हाल है या ये जो हमारे बिहार के सीन में या मधुबनी के सीन में पप्पू जी की पार्टी है या बाकी बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, मेरा मानना है और मेरे विचार से हर राजनीतिक विश्लेषक इसी चीज़ को मानेगा अगर उसमें कोई दूसरा एंगल ना हो कि शायद ये लोग कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे और जनता मेरे हिसाब से लास्ट मोमेंट में जाके अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहेगी और जनता को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। जनता मुख्य 2 धाराओं के बीच ही रहे, 2 धाराओं के बीच में। हाँ, अगर किसी भी विधानसभा में आपको कोई एक ऐसा कैंडिडेट दिख रहा है, ये मुझे लगता है कि जनता 2 मुख्य धाराओं के बीच में ही लास्ट में सिमट जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। काहे का 2 मुख्य धारा भाई?
अगर पप्पू यादव के पार्टी से कोई अच्छा कैंडिडेट आ रहा है जो आपको अच्छी बातें बता रहा है और आपके लिए अच्छे वादे कर रहे हैं, अगर चिराग पासवान के जैसे मेन कैंपेनिंग है बिहारी फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अगर उसके लिहाज से कोई एक अच्छा कैंडिडेट जा रहा है तो जनता को उन लोगों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? कहीं से कई निर्दलीय उम्मीदवार भी कहीं निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा हो सकता है, जनता को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं सिर्फ ये कि जनता शायद ऐसा ध्यान नहीं दे पाती है, जो दुर्भाग्य है, और जनता दो मुख्य धाराओं में ही सिमटी रह जा सकती है। तो अब बात करते हैं खजौली विधानसभा क्षेत्र की। तो खजौली विधानसभा क्षेत्र से जो निवर्तमान विधायक हैं आरजेडी के, वो फिर से आरजेडी के ही टिकट पर चुनावी मैदान में है। साथ ही उनके सामने मुकाबले में एनडीए के प्रत्याशी हैं अरुण शंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी से पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं खजौली विधानसभा क्षेत्र का जो क्या सीन बनता है? खजौली विधानसभा में सीधा उल्टा है। सत्ता भले ही नीतीश बाबू की रही हो, लेकिन विधायक के खिलाफ भी बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स हैं। मेरी कम से कम खजौली के मिनिमम अगर आप देखो तो सैकड़ों से ज़्यादा लोगों से हमारी पर्सनली 1-to-1 बात हुई है। सबका लगभग ये कहना है कि सीताराम यादव मतलब ने कुछ नहीं किया, या 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छे खासा टाइम पास किया है और बहुत ज़्यादा क्षेत्र के प्रति वो चिंतित नहीं होते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अरुण शंकर प्रसाद जी को, जब एंटी इनकम्बेंसी की बात आप करते हैं, तो जब हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो खजौली में अरुण शंकर प्रसाद को बढ़त मिलनी चाहिए। लेकिन फिर समस्या वही है, जनता अल्टीमेटली पता नहीं, मैं कई दफ़े बताया कि भैया आप अपना अपना क्षेत्र पे ध्यान दो, मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा वो नेताओं का काम है, लेकिन जनता पता नहीं मुख्यमंत्री बनाने के लिए शायद विधानसभा चुनाव लड़ती है जैसे। और ये सारा माहौल हुआ है पिछले कई दिनों, अगर पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन को आप देखो तो प्रधानमंत्री के हिसाब से लोगों ने वोटिंग किया, उससे कोई किसी को मतलब नहीं रखा कि वो कैंडिडेट कौन है। आप ढेर सारे पार्लियामेंट में देखोगे ऐसे ऐसे लोग एमपी बन गए मोदी जी के नाम पे, जिनकी वजह से वो क्षेत्र 5 साल के बजाय 10 साल पीछे चला जाएगा। तो ये हालात लगभग हर विधानसभा में है और जनता को और जनचेतना या और जागरूकता की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल। हम जब लोकसभा चुनाव कवरेज कर रहे थे तो उस समय लोगों का सीधा कहना था कि हम मोदी जी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए कोई भी आ जाए, कैसा भी आदमी आ जाए, हम उसे नहीं देखते हैं। ये तो बहुत गलत बात हो गया। जैसे ये हालत अभी युवाओं में, ये हालत आप खासकर देखोगे कि ये जो तेजस्वी के जो बेस वोट बैंक हैं यादवों में, यादव के जो बाल बच्चे हैं वो बड़े अजीब टाइप से तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि तेजस्वी भैया अपने किए हुए कितने वादों को पूरा करेंगे और क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक माइंडसेट है, मतलब एक माइंडसेट हो गया कि नहीं हमको उनको मुख्यमंत्री बनाना है। अगर तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाना, उसके लिए किसी को भी आप कैंडिडेट बना दोगे तो उसको आप वोट दे देंगे। ये बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये मेरे विचार से थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट विवेचना हम लोग कर रहे हैं। हम किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट का फेवर नहीं कर सकते, और बीइंग ए मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात यह है कि जनता बड़े अजीब तरीके से इस गियर में जा चुकी है। उसको पर्टिकुलर अपने क्षेत्र का विकास या अपने क्षेत्र के लिए उस माइंडसेट पर उनका हाथ दिमाग नहीं चलता है, और उसका नतीजा ये होगा कि खजौली जैसी जगहों पे कौन जानता है कि सीताराम यादव जीत जाए, जबकि नियम ये कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको नहीं जीतना चाहिए। लेकिन होगा क्या, ये तो वक्त के गर्भ में है। अब झंझारपुर की बात करते हैं। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदला है, यहाँ जो निवर्तमान विधायक थे, कद्दावर कहा जाए उनको, उनकी एक कद्दावर छवि भी है, एक दबंग छवि है गुलाब यादव की, उनका टिकट राजद ने काट दिया, उनको दोबारा मौका नहीं दिया है, क्योंकि ये सीट जो है महागठबंधन में सीपीआई के खाते में चली गई है। वहीं जो पूर्व विधायक रहे हैं और उन्हें भी कद्दावर कहा जाए गुलाब यादव से के मुकाबले ज़्यादा ही, क्योंकि नीतीश मिश्रा मंत्री भी रहे हैं, यूथ आइकॉन के अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं वो, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बेटे भी हैं। ऐसे में अभी क्या परिदृश्य बन रहा है आपके नज़रिए से झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, हम शुरू से बताते आए हैं कि जनता ऐसा करने वाली है और जनता ऐसा करती आई है और जनता ऐसा करेगी ही कि फिर से वो दो मुख्य धारा या मुख्यमंत्री बनाना या चीज़ें भूल जाते हैं। वो उसको पर्सनल विकास या क्षेत्र का कैसे विकास होगा, क्षेत्र में शिक्षा का कैसे प्रसार होगा, क्षेत्र से भ्रष्टाचार पे कैसे काबू होगी, अफसरशाही बढ़ती हुई अफसरशाही कैसे कंट्रोल होगी। तो यकीन मानिए कि शुक्र मनाइए कि झंझारपुर में तो गुलाब यादव एंगल ही नहीं रहे, गुलाब यादव एंगल नहीं रहे। नहीं तो गुलाब यादव का एंगल होता तो फिर उतने ही बड़ी बुरी तरीके से उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता। बच गया सीपीआई के रामनारायण और ये नीतीश मिश्रा जी बीजेपी के, तो इनके साथ बहुत सारा ड्रॉबैक हो सकता है। लोगों की सिर्फ एक सिंपल सी शिकायत रही है नीतीश मिश्रा के खिलाफ में, हमेशा से मैंने शुरू से देखा है कि झंझारपुर की जनता ने हमेशा से नीतीश मिश्रा को एक यंग आइकॉन के रूप में देखने की कोशिश की कि अरे बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बढ़िया करे, और ये 10-15 सालों से उनको इस तरीके से देखने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का भी सपना वहाँ पे टूटा और लोगों को लगा कि नहीं, ये तो सेम वही तरीका है
कि ये फलना बाबू का बेटा है या इतना दिन से ये, मतलब एक प्रकार से झंझारपुर को केवाला बना दिया गया, जैसे बहुत सारा होता है ना कि केवाला घोषित कर देना। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हैं। रामनारायण का बहुत ज़्यादा बढ़िया फीडबैक नहीं है। नीतीश वहाँ पे एक तीसरा सबसे मेजर एंगल एक देखो, उसमें दो एंगल और झंझारपुर में क्रिएट हो रहे हैं। एक बीरेंद्र चौधरी जी का एंगल है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। बीरेंद्र चौधरी पहले सांसद रह चुके हैं, पहले एमएलसी भी रह चुके हैं और वो विधानसभा के उपसभापति रहे थे। और जब आप बिहार की बात करोगे, जब जिला की बात करोगे, जब जातीयता की बात करोगे, जब जाति वर्ग के हिसाब से जब प्लानिंग होती है, तो उस हिसाब से जो उनकी जातियों की संख्या भी वो बहुत ज़्यादा है। अब डिपेंड ये करेगा कि अगर जदयू और बीजेपी के बीच में कल जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के जाते जाते इन लोगों के बीच में जो कोल्ड वार का सिचुएशन बना हुआ है, कि जैसे लोग बोलते हैं कि बीजेपी के विज्ञापन में नीतीश जी गायब हैं, या जैसे कल परसों में एक मीडिया में खबर आई थी कि नीतीश जी मधेपुर में फुलपरास विधानसभा के कैंडिडेट के लिए भाषण देने गए, तो उन्होंने सारे कैंडिडेट्स का नाम लिया लेकिन नीतीश मिश्रा जी का नाम नहीं लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो सकता है कल प्रथम चरण के चुनाव के बाद ये जो 2-3 पार्टियों का एंगल है, ये जो गफलत का सिचुएशन है, ये जो पता नहीं से बीजेपी का थिंक टैंक क्या सोच रखी है, ये थिंक टैंक कितना काम करता है। उस हालत में अति पिछड़ा या बाकी कुछ वोटर जो जदयू के बेस वोटर है, क्या वो नीतीश मिश्रा को सपोर्ट न करके अगर कहीं बीरेंद्र चौधरी को सपोर्ट कर जाते हैं। जबकि दूसरी बात, बीरेंद्र चौधरी के साथ एक बात क्या है कि वो एक ओवैसी और देवेंद्र प्रसाद यादव वहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, शहजादा डी और उपेंद्र कुशवाहा, उन लोगों के सपोर्ट से वो खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये ओवैसी, चूँकि मैं शुरू से मानता रहा हूँ कि ओवैसी हो या ये लोग हो या पप्पू यादव हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं और सिर्फ एक वोट कटवा, मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। तो मुझे नहीं पता इसका कितना बेनिफिट होगा, लेकिन अगर जदयू, बीजेपी और लोजपा का एंगल बहुत ही शीत तरीके से, अगर बहुत ही खराब दिशा में गया, तो ये नीतीश मिश्रा जी को भारी पड़ सकता है। और उसका एक कारण ये भी है, रामनारायण यादव के अलावा वहाँ पे एक कैंडिडेट है राकेश यादव, वो एक बार जिला पार्षद रह चुका है, एक बार अति प्रमुख रह चुका है और प्रमुख रहने के दौरान उन्होंने गुलाब यादव को हरा के प्रमुख बने थे। काफ़ी यंग लड़का है, काफ़ी बढ़िया काम करता है और वो शिक्षा वगैरह के लिए उसको जनचेतना क्रांति मंच करके एक संस्था है जिसने उसको सपोर्ट कर रखी है। और राकेश यादव कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि नीतीश या रामनारायण का भविष्य क्या होगा। बीरेंद्र चौधरी और राकेश कितना बड़ा अंतर पैदा करते हैं, इस हो सकता है इसमें से बीरेंद्र या राकेश में से कोई आके विनर बन के निकल जाए और ये दोनों मुंह देखते रह जाए। लेकिन ये फिर मैं बोलूँगा, बिहार की जनता, मधुबनी की जनता, बड़ा मुश्किल है, लास्ट मोमेंट का इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं फुलपरास विधानसभा क्षेत्र का। और फुलपरास विधानसभा खास है इसलिए क्योंकि आप भी फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं और जो मैंने पहले ही कहा कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो राजनीति से रहा है और फुलपरास में आपकी राजनीतिक छवि आपके परिवार की बनी रही है, हमेशा से, शुरू से ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फुलपरास विधानसभा को आप कैसे देखते हैं, इसमें आप ज़्यादा बेहतर कैसे? देखिए, फुलपरास में जो इस बार लड़ाई है ना, 2 गठबंधन फिर आ रहे हैं। एक गठबंधन ने पैराशूट से कैंडिडेट लॉन्च कर दिया। बिहार, मधुबनी, फुलपरास की जनता, इसको अगर मैथिली में बड़े अच्छे शब्द में बोला जाए तो बाप जन्म पहला बार सुना कि शीला मंडल नाम का भी कोई जीव है जो जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। ये नीतीश कुमार जी की कृपा है। और लेकिन वो गठबंधन की कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। अब लोग बता रहे हैं, लोग समझा रहे हैं कि बड़ा सामाजिक है, बड़ा कवियत्री है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, वो एक तरीका जो होता है। तो एक तो बड़ा पेच क्या है कि वहाँ पे शीला मंडल जी, मतलब बड़ा अजीबो तरीके पैराशूट कैंडिडेट आप समझा सकते हैं। दूसरे महागठबंधन ने एक कैंडिडेट दिया कृपानाथ पाठक जी को। जब लोग युवाओं की बात कर रहे होते थे, जब लोग सोच रहे थे कि भारत की 60% आबादी जो है वो 20 से लेकर 35 के बीच में फंसी पड़ी, मतलब अटकी पड़ी है, वहाँ पे एक आप 75-80 के बीच के एक इंसान को दे रहे हैं। वो अलग बात है। जब उनको मैं चुनाव प्रचार में देखता हूं, तेजस्वी यादव खुद नारा दे रहे हैं कि युवा बिहार। नहीं, तेजस्वी यादव ने तो मधुबनी जिला में किसी भी युवा को टिकट ही नहीं दिया। तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, वो मेरा मसला नहीं है। देखिए, मैं यहाँ किसी तेजस्वी यादव या किसी बीजेपी किसी का गुणगान करने नहीं बैठा हूँ। वो बोल रहे हैं, ये इसका आक्रोश भी है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि लोग बड़े अजीब तरीके से जातीय और मुख्यमंत्री चेहरे के पीछे फंस जाते हैं। सारी शिकायतों के, अगर इस सारी शिकायतों को देखा जाए तो तेजस्वी यादव को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, एक भी कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए। और स्थिति ऐसी बन रही है कि मधुबनी के 10 में से 8 सीट वो निकाल ले। तो मसला वो नहीं है, मसला है कि हमारा काम है बताना कि जो रियल सिनेरियो है, अगर हमारे देखने वाले दर्शकों में से किसी को भी ये समझ में आया कि ये चीज़ें अच्छे तरीके से बताई जा रही। तो शीला मंडल पैराशूट कैंडिडेट है, कृपानाथ पाठक चुके हुए कैंडिडेट हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेच क्रिएट हो रहा है।
एक तीसरा एंगल, गुलजार देवी वहाँ से 10 साल से विधायक रहे थे, उनके पति देवनाथ जी ऑलरेडी काफ़ी लंबा उनका संघर्ष का टाइम रहा, तो उनकी वजह से भी गुलजार देवी का अपना एक पर्सनल वोट बैंक है, उनका देवनाथ जी का अपना एक पर्सनल वो है, हो सकता है कि वो एक शिवा मंडल के वो भी एक नुकसान का बहुत बड़ा कारण बनेंगी। और कृपानाथ पाठक के साथ एक प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि वहाँ पे चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, और मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ा बुरा भी लगता है, हंसी भी आती है, लेकिन मे भी पॉसिबल फुलपरास की स्वर्ण जातियाँ, खासकर ब्राह्मण जातियाँ, अगर वो उन्होंने मेंटली डिसाइड कर लिया कि अरे भाई गोली मारो बीजेपी जदयू, जब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, पाठक जी को मौका मिल रहा है, मतलब जाते जाते होता ना लास्ट मोमेंट में आप उनको अमृत चखा दो, मतलब क्या बोलते हैं, अगर ये माइंडसेट बन गया, और जो आरजेडी का बेस वोट होता है यादव मुस्लिम, जो पागल हुए हैं कि हम तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे चाहे जो हो जाए, अगर ये सारे वोट मिल गए तो फुलपरास का सीन मोटा मोटी ये क्लीन है, कृपानाथ पाठक वहाँ से विनर बन के निकलेंगे। लेकिन 10 बात की एक बात, उसमें एक जो चौथा एंगल है विनोद सिंह का, लोजपा का, बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे लोजपा के वोट, या मतलब अपनी जाति विशेष के वोट पे अगर है तो। लेकिन एक बात तय है कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हम सोच रहे हैं कि ब्राह्मण भाई लोग ये चीज़ भूल जाएंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और वो कृपानाथ पाठक को वोट देंगे, और कौन जानता है कि बड़े स्मार्ट तरीके से वो बोलते रहे कि हम कृपानाथ पाठक को वोट देंगे, और लास्ट मोमेंट में वो लोजपा या जदयू को वोट दे दें, तो फिर सीन चेंज हो जाएगी। ये फुलपरास की हालत है। अब सर अंतिम लौकहा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। लौकहा विधानसभा क्षेत्र में जो अभी वर्तमान विधायक हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी है लक्ष्मेश्वर राय, इनके खिलाफ अभी आपने चर्चा भी किया कि लोग काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही लौकहा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के भी उम्मीदवार हैं, जो कि भाजपा के पूर्व में भाजपा के उम्मीदवार थे और दूसरे स्थान पर रहे थे, और इस बार वो फिर से चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार ये सीट भाजपा को नहीं गई, जदयू के खाते में गई, इसीलिए वो लोजपा से उन्होंने टिकट लेकर वो चुनावी मैदान में है, प्रमोद प्रियदर्शी। साथ ही आलोक यादव भी हैं, जो कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व मंत्री, उनके पुत्र भी हैं, और साथ ही जो उनका गठबंधन है ओवैसी उपेंद्र कुशवाहा, उनके साथ वहाँ से वो उतरी हैं। तो ऐसे में आप क्या लगता है आपको लौकहा का परिदृश्य क्या है? देखिए, लौकहा में सीधी बात है कि लक्ष्मेश्वर राय जी जब एमएलए बने, और खासकर पहली बार एमएलए भी बने और पहली बार मंत्री भी बने, वो ये सब जाति विशेष कोटा के आधार पे ही अति पिछड़ा और जो भी जातीयता की चीज़ें पिछले कुछ दिनों में चरम पे पहुंची है, उसका ये नतीजा है। वहाँ पे वहाँ पे जो आरजेडी के कैंडिडेट है भरत मंडल, अगर वो लक्ष्मेश्वर राय या बाकी लोगों के कैंडिडेट्स का या बाकी लोगों का वोट को समेट लिया, और आरजेडी का बेस वोट जो आप समझ रहे हैं, मतलब हर बार बोलना जरूरी नहीं है, बेस वोट को अगर वो बेस वोट जो कि उनके पास जाएगा ही जाएगा, तो उस हालत में तो उनके इर्द गिर्द कोई नहीं टिकता। लेकिन सीधा मसला ये है कि अगर, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर चूंकि वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, और अगर बीजेपी का बेस वोट लक्ष्मेश्वर राय को न जाने के बजाय अगर लोजपा कैंडिडेट प्रमोद प्रियदर्शी को मिल गया, एक सीन ये बनता है। और दूसरा सीन कि अगर देवेंद्र प्रसाद यादव जी, ओवैसी जी, और ये क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी वगैरह जो लोग हैं, अगर वो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर पाए, चूँकि सबसे बड़ी बात कि वो शायद लौकहा विधानसभा का सबसे यंग कैंडिडेट आलोक यादव है, सबसे यंग कैंडिडेट है, और फर्स्ट टाइम वो अटैम्प्ट ले रहा है, और बैकग्राउंड भी ओके है। तो ये जो भी रीजन है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है लौकहा विधानसभा का। मैं थोड़ा सा कटु सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। कटु सच्चाई ये है कि हर बार लौकहा विधानसभा को बाहर के लोगों ने एंट्री मारी है। अभी भी आप देखेंगे लक्ष्मेश्वर राय लौकहा के बासी नहीं है, भरत मंडल लौकहा के बासी नहीं है, आलोक यादव लौकहा के बासी नहीं है, लेकिन लौकहा में एक और एंगल क्रिएट हो रहा है लोकल के नाम पे, जो बहुत दिनों से एक लड़ाई लड़ रहा है। एक लड़का है दिनेश गुप्ता, वो भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। तो दिनेश गुप्ता हो गया, प्रमोद प्रियदर्शी हो गए, ये लोग लोकल हैं, लेकिन समस्या फिर वहीं पे है कि क्या जनता को इससे मतलब है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, या हमें हर 5 साल में, या हमें हर 6 महीना साल भर में हिसाब चाहिए, या हमें जाति पाति और धर्म का ब्रैकेट को तोड़ देना है। हमको बेस वोट तेस वोट हम नहीं पूछते हैं, हमको बस ये नीतीश में कमी है तो कमी है, ये तेजस्वी में कमी है तो कमी है, ये आलोक में विशेषता है तो है, ये प्रमोद ठीक है तो ठीक है। क्या इस गियर में जनता काम करेगी? अगर जनता इस गियर में वोट करेगी तो लौकहा विधानसभा का रिजल्ट, झंझारपुर विधानसभा का रिजल्ट और फुलपरास विधानसभा का रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है।
मैंने फिर बताया, झंझारपुर में आपको नीतीश मिश्रा जीतते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन झंझारपुर का रिजल्ट चौंकाएगा। फुलपरास विधानसभा में आपको कृपानंद पाठक जीतते हुए दिखाई सकते हैं, लेकिन अगर जनता या लास्ट मोमेंट में वोट का मैनेज सेट हुआ तो वो चीज़ें आपको रिजल्ट चौंका सकती है। झंझारपुर वीरेंद्र चौधरी और राकेश यादव के एंगल की वजह से चौंका सकती है। फुलपरास जो है आपको वो बीजेपी का कैंडिडेट न होने की वजह से बीजेपी के वोट बैंक का जो माइंडसेट बनेगा वो उसके वजह से चौंका सकती है। और सेम फंडा लौखा में कि क्या लोग एक युवा कैंडिडेट को, एक फ्रेश कैंडिडेट को या स्थानीय कैंडिडेट पे फोकस करते हैं, जैसे जितेंद्र गुप्ता, दिनेश गुप्ता प्रमुख प्रत्याशी आलोक यादव, या लोग बाहरी पे विश्वास करते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो भरत मंडल अभी काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मधुबनी जिले के जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या परिदृश्य है, और अगर जनता ये चाहती है कि नया उम्मीदवार हो, बदलाव हो, उनके क्षेत्र का विकास हो, अगर ये सोच करके वोट करती है, जो कि हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि जनता लगातार 2 ही मुख्य धाराओं के आसपास पोल करती हुई नजर आती है बिहार में खास करके। लेकिन अगर जनता इन सब से उठकर अगर उम्मीदवार को देखे, स्थानीय को देखे, और जो उनकी सोच है जनता की कि उनका उनके क्षेत्र का विकास हो, अगर ये सोच करके पोल करे तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है मधुबनी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। और ये कहना है डॉक्टर विजय रंजन सर का। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।